खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि हमारे इस शो में हमारे देश भर के रिपोर्टर्स आपके साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्यों के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या होने वाला है, किस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की या फिर कोई और, हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आप तक रिपोर्टर्स हमारे बताएंगे कि आज क्या कुछ खास इस पूरे दिन में होने वाला है। इन तमाम चीजों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूद हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी रिपोर्टर्स से जानेंगे। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स का। इस वक्त हमारे साथ अरविंद पलावत राजस्थान से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष भी होंगे। लेकिन सबसे पहले सीधा लिए चलते हैं आपको राजस्थान। अरविंद पलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ आज बड़ी खबरें होंगी राजस्थान से जिन पर आज फोकस बना रहेगा? राजस्थान की बड़ी खबरों की यदि बात करें तो राजस्थान में कई ऐसी बड़ी खबरें, कई ऐसी तमाम वो खबरें हैं जिन पर आज नजर रहेगी। और इसमें सबसे बड़ा जो मामला है वो सामने आ रहा है एसओजी का जो मामला है। एसओजी ने एक रिपोर्ट दर्ज की है यहाँ पर, जो विधायकों की खरीद फरोख्त का जो पूरा मामला है उसको लेकर के एक रिपोर्ट यहाँ पर एसओजी की ओर से दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि 13 जून को एसओजी ने जो 2 नंबर हैं उनको यहाँ पर सर्विलांस पर लिया था, और ये सर्विलांस पर लिया गया था अवैध पदार्थों की जो तस्करी है, मादक पदार्थों की जो तस्करी है उसको लेकर के। और जब इसमें बातचीत हुई तो उसमें कई चौंकाने वाली चीज यहां पर सामने आई, और विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला है वो यहां पर इस एफआईआर में सामने आया है। और ये पता चला है कि इस एफआईआर के अंदर 2 व्यक्तियों की जो बातचीत है उसके आधार पर पूरी जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है एसओजी की ओर से। और इसमें ये कहा गया है कि राजस्थान में जो कांग्रेस की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उसको अस्थिर करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया गया इन दोनों फोन कॉल के आधार पर। लेकिन ये दोनों नंबर जो है उन दोनों की डिटेल्स निकाली गई, सर्विलांस पर उनको लिया गया, लेकिन कौन व्यक्ति इन दोनों नंबर को ऑपरेट कर रहे हैं इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो एफआईआर की जो रिपोर्ट है, एफआईआर की जो कॉपी यदि उसको देखें और उसको यदि पढ़ा जाए तो उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि जो वर्तमान जो सरकार है उसको अस्थिर करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा था। और लेकिन ये सब चीज थी, ये राज्यसभा चुनाव से पहले होनी थी, लेकिन अभी तक जो है वो चीजें नहीं हो पाई। और 13 जून को ये जो 2 नंबर सर्विलांस पर लिए गए उसके आधार पर काफी चीजें सामने आई। और उसमें एक चीज और सामने आई कि स्पष्ट रूप से ये चीज सामने आई कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो दोनों हैं उनके बीच में जो टकराव की स्थिति है वो यहाँ पर है, ये भी वहां पर सामने है। साथ ही जो कुशलगढ़ से जो विधायक है रमीला खड़िया और बागीदोरा से जो विधायक है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इन दोनों का नाम भी इस एफआईआर में है कि इन दोनों को जो है बातचीत की गई, भाजपा नेताओं की द्वारा इन दोनों को प्रलोभन दिया गया। और ये भी कहा गया है कि 25-25 करोड़ के आसपास जो है एक विधायक को देकर के और जो वर्तमान सरकार है उसको यहाँ गिरा दिया जाएगा। और भाजपा का जो अगला जो मुख्यमंत्री होगा भाजपा का होगा, वहीं उप मुख्यमंत्री को केंद्र में केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन जो दोनों की जो बातचीत है इन दोनों लोगों की, उसमें यह भी सामने आया कि जो उप मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री का पद यहां पर चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी तक देर रात को ये एफआईआर दर्ज हुई है और देर रात को जो रिपोर्ट है वो यहां पर दर्ज की गई। लेकिन उसके बाद में करीब रात को 1 बजे के आसपास कांग्रेस की ओर से एक संयुक्त प्रेस नोट यहां पर जारी किया गया, जिसमें 24 जो विधायक हैं उन्होंने यहां स्पष्ट कर दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं। 24 विधायकों में अधिकांश जो निर्दलीय विधायक हैं जो पार्टी को समर्थन कर रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं, किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन हमें नहीं दिया गया, और यदि कोई प्रलोभन दिया भी जाता है तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे, किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि राजस्थान में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह गए थे कि यहाँ के जो विधायक है उनको 25 से 35 करोड़ रुपए का जो ऑफर है वो यहाँ पर दिया गया है, और ये ऑफर देकर के और जो सरकार है उसको अस्थिर करने का काम किया जा रहा है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी चीज सामने आई है कि जो राज्यसभा चुनाव जो होने थे उस राज्यसभा चुनाव से पहले इस तरह की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जानी चाहिए थी, ताकि राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग है वो यहाँ पर हो सकेगी। तो लेकिन चूंकि राज्यसभा चुनाव हो चुका है, कांग्रेस ने दोनों सीटें यहां पर जीत ली है, तो अब ऐसी स्थिति में ये जो रिपोर्ट दर्ज हुई है इसके बाद में अब एसओजी की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इन दोनों नंबर को कौन ऑपरेट कर रहा था। और जो दोनों नंबर है वो राजस्थान से ही इशू है, राजस्थान की जो आईडी है वो इनमें है, और दोनों नंबर की अब ये पड़ताल की जा रही है कि आखिर कौन व्यक्ति इनको काम में ले रहा था। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से जो विधायक है उन्होंने एक संयुक्त प्रेस नोट यहां पर जारी किया और उसमें कह दिया कि हम सभी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ में किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जाए लेकिन
हम कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगे और अगले जो 3.5 साल है उसमें कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार रहेगी और उसके बाद की यदि बात करें तो भी अगला जो कार्यकाल होगा वो भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी हलकों में एक बड़ी चर्चा यहाँ पर हो चुकी है, बड़ी चर्चाएं शुरू हो चुकी है आखिर कि जो एफआईआर दर्ज हुई है और जिसमें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के जो टकराव की बात जो है वो भी इसमें कहा गया है। तो एक बड़ी चीज यहाँ पर हो सकती है। अब क्या कुछ होगा, क्योंकि दिन भर इसी मामले पर जो राजनीति है वो काफी गरमाई जा सकती है और भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो दोनों की तरफ से जो बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का जो काम है वो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। चाहे गुजरात की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे कर्नाटका की बात की जाए, तो उन सब चीजों को राज्यसभा ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किस तरह की हलचल है वो भी जान लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आज कौन कौन सी खबरों पर फोकस बना रहेगा और क्या कुछ बड़ी खबरें रहेंगी उत्तर प्रदेश में? देखिए अंशु, विकास एनकाउंटर को लेकर के लगातार सवाल विपक्षी दल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि कई वकीलों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी चिट्ठी लिखी है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। जिस तरीके से उसके नाटकीय ढंग से सरेंडर करना, फिर फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर करना, सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ है। जिस तरीके से वो लेकर के वहां से रवाना होती है 8 और 9 के बीच में और फिर सुबह 6:30 बजे के आसपास मीडिया कर्मियोों को कुछ ही दूर के बाद रोक दिया जाता है। उसके 10 मिनट के बाद गाड़ी पलटती है और एनकाउंटर हो जाता है। चूँकि जिस गाड़ी से वो रवाना होता है वहाँ से मध्य प्रदेश यानी उज्जैन से वो इनोवा से चलता है। बॉर्डर पे जब पहुँचता है मध्य प्रदेश पुलिस हैंड ओवर करती है तो सफारी गाड़ी में बैठता है और टोल भी कानपुर का सफारी गाड़ी में क्रॉस करता है। लेकिन गाड़ी ट्यूबी पलटती है और बताया जाता है वो उसमें बैठा था और वहाँ भागने की कोशिश करता है। पुलिस की पिस्टल छीन करके पुलिस कहती है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है। तो इसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। गोली लगनी चाहिए, इसको लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मायावती ने सभी ने जांच की एक सुर में मांग की है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी पड़ी है और उसके अब और कौन सहयोगी हैं उसको लेकर के पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। हालांकि पुलिस कह रही है गर्व की बात है उत्तर प्रदेश एसटीएफ की और उत्तर प्रदेश पुलिस की कितना साहसिक एनकाउंटर किया, लेकिन जिस फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर किया वो सवालों के घेरे में है और लगातार इसकी मांग हो रही कि इस पूरे मामले की जांच हो। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कि उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। चाहे लखनऊ हो, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो, मेरठ हो, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे सैकड़ा करीब 100 के आसपास रोज कोरोना पॉजिटिव के केस निकल रहे हैं। लखनऊ में बीते 3 दिन पहले 200 के करीब आंकड़ा पहुंच गया था और लगातार 1500 और 1500 के आसपास कोरोना संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश में निकल रहे हैं। इसी को देखते हुए चूंकि सैटरडे, संडे, शनिवार और शुक्रवार को सरकारी ऐप से बंद होती हैं, रविवार को सभी ऐप से बंद होती हैं जिला लेवल पे, सैटरडे को प्रदेश मुख्यालय की। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया लोग घरों में रहेंगे। वायरस चूंकि फैलता है तो उस वायरस फैलने से रोका जा सकता है क्योंकि 1-2 लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आएंगे, जिससे कोरोना की जो गति है वो कम की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब 2 से 3 महीने के बीच में लॉकडाउन चल रहा था कोरोना संक्रमण को लेकर के, तब तो कोरोना संक्रमण रुका नहीं, तो अब कैसे 2 दिन के लॉकडाउन की वजह से रुकेगा। सरकार एक तरफ कह रही थी कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बेहतर है, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, जो गति है ठीक होने की बहुत तीव्र गति है। उसके बावजूद सरकार को आखिर 3 दिन के लिए यानी करीब 55 घंटे के लिए सोमवार 5 बजे तक लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा। हालांकि सरकार का दावा है इससे संक्रमण थोड़ा कंट्रोल होगा, लोग एक दूसरे के संपर्क में ही नहीं आएंगे। लेकिन इस दौरान सभी धार्मिक जो मंदिर हैं या फिर धर्मस्थल हैं वो खुले रहेंगे। सरकार ने एक निर्देश सभी जिलाधिकारियों को कल फिर से दिया है। इसको लेकर के कई सारी जो चीजें कल थी, कई जगह से खबरें आ रही थी कि मंदिर मस्जिद बंद रहेंगे, लेकिन वो कल देर शाम निर्देश दिया गया कि खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के अभी थोड़ी देर के बाद बैठक करेंगे। टीम 11 की भी बैठक होगी जिसमें कोरोना और खास तौर पे 3 दिन के लिए जो 55 घंटे के लिए लॉकडाउन उस पर चर्चा होगी। विकास यादव के फर्जी एनकाउंटर पे घिरती सरकार, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। लगातार सवाल बनाए रखिएगा पंकज, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे।
चलिए सीधा रुख कर लेते हैं बिहार का। श्रीकांत प्रत्यूष रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्रीकांत, जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो यही आवाज उठा रही हैं, यही मांग कर रही हैं, यही अपील कर रही हैं कि जो आगामी चुनाव है उनको अब डिले कर दिया जाए। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं चुनाव को स्थगित करने की मांग को लेकर, और तमाम विपक्ष एक स्वर में कह रहा है कि कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच चुनाव नहीं होना चाहिए। कल तक तो केवल विपक्ष ही कह रहा था, अब तो चिराग पासवान जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण के बीच चुनाव कराने से लोगों की जान खतरे में पड़ेगी। यानी तेजस्वी यादव और विपक्ष की जो मांग है उसके साथ एनडीए के नेता चिराग पासवान भी खड़े दिख रहे हैं। अब हाई कोर्ट क्या फैसला लेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। अगर चुनाव समय पर नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और तेजस्वी यादव बोल ही चुके हैं कि नीतीश कुमार को डर है कि राष्ट्रपति शासन लागू ना हो जाए, इसलिए लाशों की ढेर पर हर कीमत पर वो चुनाव कराना चाहते हैं। देखिए, बिहार में कोरोना के संक्रमण को लेकर, उसके रोकथाम को लेकर और सैंपल जांच को लेकर ही बिहार की राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव सुबह सुबह ट्वीट करके नीतीश कुमार की घेराबंदी की है, स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलने की कोशिश की है और कहा है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण बेतहाशा रफ्तार से बढ़ रहा है और सरकार की जो रोकथाम की व्यवस्था है, सैंपल जांच की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था है, वो अपर्याप्त है। तो बिहार में सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय से जुड़े हुए 80 से ज़्यादा जो कर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सीएम हाउस का एक सुरक्षाकर्मी हवलदार भी कोरोना से मर चुका है। तो सीएम हाउस में तो लगता है कि सबसे ज़्यादा सीएम हाउस खतरनाक जोन बन गया है कोरोना का, सीएम सचिवालय, सीएम हाउस, क्योंकि वहाँ पर कैंटीन में काम करने वाला कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित पाया गया है, ड्राइवर कोरोना संक्रमित पाया गया है, सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि सीएम आवास और सचिवालय, सीएम सचिवालय से जुड़े हुए अगर 80 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हैं तो क्या हालत होगी। तो कोरोना का संक्रमण काफ़ी बढ़ गया है, और दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ और सूखे की आपदा आने वाली है। लगातार बारिश हो रही है और बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल की तराई इलाके में हो रही बारिश से जो बिहार की नदियां हैं वो उफान पर हैं। गंडक नदी उफान पर है, खतरे के ऊपर बह रही है। गोपालगंज जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बिहार सरकार ने बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो बिहार में कोरोना के संक्रमण के साथ साथ बाढ़ का कहर भी ढाने लगा है। तो अब मानकर चलिए कि बिहार में एक साथ बिहार के लोगों को कोरोना और बाढ़ का आपदा का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल श्रीकांत, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अमित सिंह हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में वाराणसी की जो नगरी है उसमें किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार जो नज़ारा होगा वो पहले से अलग होगा, और कौन कौन सी खबरें होंगी जिन पर आज नजर बनी रहेगी? देखिए अंशु, जो सबसे बड़ी खबर है आज वो लॉकडाउन को लेकर ही है। सावन के महीने का आपने जिक्र किया। सावन के महीने में पूरी जो काशी है लाखों कांवड़ियों से और केसरिया रंग से पट्टी पड़ी रहती थी, लेकिन आज की तस्वीर क्या है पहले आप देख लीजिए। लॉकडाउन की ये तस्वीर है। इस वक्त हम बनारस के पॉश इलाके सिगरा में मौजूद हैं। आपको कई पुलिसकर्मी दिख रहे होंगे, लेकिन जो लॉकडाउन की तस्वीर हमने इसके पहले देखी थी, इसके ठीक उलट ये तस्वीर है। लोगों की आवाजाही लगातार जारी है। कोई जिस तरीके से सरकार जिस तरीके की तस्वीर बनारस में दिख रही है, इसको देखकर कहीं से ये कहा नहीं जा सकता है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। दूसरी जो बड़ी बात आपने कही कि सावन के महीने में किस तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है, तो सावन के महीने में बनारस में लगातार लोगों की आवाजाही रहती थी, भीड़ भाड़ बना रहता था, लेकिन आज कमोबेश वो स्थिति नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की संकट की वजह से बाबा विश्वनाथ का दरबार खुला तो है, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या है नहीं श्रद्धालुओं की। सावन के पहले सोमवार पर भी 2000 से 2200 के बीच श्रद्धालुओं की संख्या रही थी जिन्होंने दर्शन किया था।
जबकि लाखों की संख्या होती है सावन के सोमवार में दर्शन करने वालों की। तो लोगों की आवाजाही, खासकर श्रद्धालुओं की आवाजाही कम है, लेकिन लॉकडाउन के नजरिए से अगर हम कहें तो बहुत सख्ती है नहीं, बहुत सफल भी इसको हम नहीं कहेंगे। लेकिन सरकार ये देखना चाहती है कि 2 दिन के लॉकडाउन के बाद जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है, क्या उस पर कोई असर पड़ता है कि नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड-19 के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। पूर्वांचल में हर रोज 250, 300, 400 तक ये संख्या जा रही है। बनारस में 35-40 के बीच ये संख्या रोज आ रही है। तो अब 2 दिन के लॉकडाउन के बाद इनकी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल लॉकडाउन जारी है और ये लॉकडाउन सोमवार के सुबह 5 बजे तक ऐसे ही जारी रहेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि 55 घंटे का ये जो लॉकडाउन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन कोरोना की अगर बात की जाए तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। फिलहाल टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो वाराणसी में टेस्टिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ाई गई है अमित, और फिलहाल क्या इस पे काबू पाने में जो प्रशासन है वो पूरी तरह से कामयाब नज़र आ रहा है, या फिर कुछ लूप होल्स हैं जो दिख रहे हैं? देखिए, ये कहा गया था कि 5 जुलाई से हर घर में अब जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी भी रैंडमली जांच ही हो रही है और जांच की संख्या भी इतनी नहीं है जिसको हम सेटिस्फैक्शन या जिसको हम संतुष्टि के आधार पर ये कह सके कि ठीक ठाक जांच हो रही है। जांच की संख्या बढ़ानी चाहिए, ये विपक्ष भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की अपनी सीमाएं हैं। संसाधन को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास सीमित संसाधन है, इसलिए उसकी अपनी एक सीमा भी है। तो बहुत ज्यादा टेस्ट हो नहीं पा रहा है। लेकिन बावजूद इसके बनारस जैसे शहर में अगर 35-40 की संख्या में रोज पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, पूर्वांचल में अगर 400 के आसपास की संख्या जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि फिर स्थिति कितनी आने वाले समय में भयावह होगी। ये जरूर है कि अच्छे होने वाले मरीजों की संख्या भी बहुत 75% से ज्यादा जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं एक संतुष्टि देने वाली बात जरूर है। लेकिन टेस्टिंग को लेकर जो आपने सवाल किया, टेस्टिंग को लेकर ऐसा अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम ये कह सके कि सरकार वाकई गंभीर है। जी बिल्कुल अमित, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लेकिन पंकज हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पंकज, जिस तरह से कल विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या अभी कोई नया अपडेट सामने आया है? क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है आपके पास? देखिए अंशु, कई चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जहां एक खबर थी कि विकास दुबे उनके संपर्क में था। इसके साथ साथ एसटीएफ की एक टीम और उज्जैन गई है, वो किसके संपर्क में आया है उसकी जांच करने के लिए। दूसरी तरफ पुलिस अभी तक दावा कर रही थी कि उसके सभी जो हथियार थे, पुलिस के जो शस्त्र लूटे गए थे वो बरामद हो गए थे, 1-2 चीज़ों को छोड़ करके। लेकिन कल से ही और आज पुलिस लगातार गाँवों में इस बात की इतला दे रही है कि पुलिस से जो लूटे गए असलहे हैं वो अभी तक बरामद नहीं हुए शस्त्र, जो जिसके पास है वो दे, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कल भी इस तरीके की डुग्गी वहाँ पुलिस के द्वारा पिटवाई गई थी, आज भी की जा रही है। तो पुलिस जितने भी दावे कर रहे हैं, हर दावे पे पुलिस के और पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा, चूंकि आज सैटरडे संडे है और सोमवार को जब न्यायालय खुलेगा, कई सारी याचिकाएं पड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने इसको लेकर के सवाल उठाया। उन्होंने सीधे कहा ये फेक एनकाउंटर है, इस पे तत्काल न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए इस तरीके की। दूसरी तरफ कई सारी चीजें ऐसी इस घटना के साथ जुड़ी जिससे पुलिस और एसटीएफ के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि कल पुलिस के बड़े अधिकारी लखनऊ मुख्यालय पे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते नजर आए। उन्होंने जरूर बाइट दी, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये भी मीडिया कर्मियों को पहले सूचना दे दी गई थी कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि सवाल करने पे लगातार पुलिस फंसती नजर आ रही है। और इसके साथ साथ योगी सरकार के कोई भी मंत्री न कल इस पे बोलने के लिए तैयार हुए थे न आज। तो ये पार्टी लाइन और सरकार तय कर रही है कि क्या बोलना है पुलिस को, क्योंकि लगातार अब जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, सरकार और पुलिस महकमा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। क्योंकि जितने बयान आएंगे वो एक के बाद एक दूसरे बयान से तालमेल खाते हैं। ये सब चीजें देखनी होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे बयान आए जो अलग अलग
दिशाओं में थे। उस बयान से भी सवाल उठे, एनकाउंटर और किस गाड़ी में आए, किस समय हुआ, मीडिया कर्मियों को क्यों रोका गया, इसको लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल उसकी पत्नी अंतिम संस्कार के दौरान इस बात भी मीडिया पे भड़की थी और कहा था उसने कि बाद में वो एक एक लोगों से बदला लेगी। हालांकि माता, पिता और पत्नी ने कहा एनकाउंटर सही था, लेकिन एनकाउंटर सही कराने के लिए क्या उसके ऊपर दबाव था कि आप कहिए पुलिस का, या फिर इतना गुस्सा था अपने पति या बेटे के खिलाफ कि उसको बोलना पड़ा। ये 2-3-4 चीजें ऐसी है जो लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है और इसको लेकर के जो याचिकाएं पड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, हाई कोर्ट मुख्य जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य बेंच प्रयागराज है वहाँ मामला गया है। इसके साथ साथ कई सारे मानवाधिकार संगठन इसको लेकर के और सीनियर वकील लगातार सवाल उठा रहे हैं। ठीक है पंकज, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, लेकिन जिस तरह से कल विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के साथ वो सारे राज खत्म हो चुके हैं। बहरहाल सभी रिपोर्टर्स का धन्यवाद और अपने अपने राज्यों का हाल इन्होंने बताया और हर बड़ी खबर से हमें रूबरू कराया। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।